Hi everyone, welcome back to Geek Side, a channel of learning and important knowledge. मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अभी तक हमने पढ़ा था खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर उसको कैसे सप्रेस किया गया जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। गांधी जी को फिर 10 मार्च 1922 को अरेस्ट किया जाता है, 6 सालों की सज़ा उसको दी जाती है। उसको 1924 में ही फिर रिलीज़ किया जाता है, लेकिन 6 सालों की सज़ा उस टाइम पे सुनाई जाती है। तो अब क्या होता है, अब जो लीडरशिप होती है वो टोटली ख़त्म हो जाती है। एक मूवमेंट स्टार्ट की थी गांधी जी ने, अब वो सप्रेस टोटली हो गई। अब लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें, आगे मूवमेंट को कैसे बढ़ाए। इसी की वजह से क्या होता है, कांग्रेस में दो फैक्शंस हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, अब बात उठती है कि आगे मूवमेंट को क्या करना है, क्या हमें किस तरह से मूवमेंट को चलाना है। तो गाया सेशन हो जाता है 1922 में। हर साल कांग्रेस में एक सेशन होता था। तो 1922 की बात, जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया, अब ये देखना है कि मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाना है। इस पे बात होगी तो गाया सेशन हो गया, यानी कि गाया जगह थी, यहाँ पे सेशन हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस टाइम पे इसका ये कौन था, प्रेसिडेंट सी आर दास, और सेक्रेटरी कौन था, मोतीलाल नेहरू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ें याद रखनी है। मैंने जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे सेशंस थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन जो थे उनमें मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट कौन था और उस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट हुआ था। तो सी आर दास को प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब क्वेश्चन उठा कि क्या करना है। कुछ लीडर्स ने बोला दे एडवोकेट एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो उन्होंने बोला, कुछ लीडर्स ने बोला कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाएंगे, यानी कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे, फिर वहीं से बात करेंगे। जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाएंगे फिर हम वहाँ पे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल पास करनी होगी हम उसके अगेंस्ट वोट करेंगे, अगर वो इंडियन पब्लिक के खिलाफ होगी। तो कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाना चाहते हैं, इस तरह से हम मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरा फैक्शन क्या था, उन्होंने अपोज किया काउंसिल एंट्री को। उन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जब आप जाओगे दैट मीन्स आप सरकार की मान रहे हो, यानी कि उस टाइम पे सरकार ब्रिटिश सरकार थी। जब आप लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाओगे तो दैट मीन्स कि आप उन्हीं की बात मान रहे हो, आप मूवमेंट उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। तो उनका ये मानना था। दे एडवोकेटेड कंसंट्रेशन ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंटिन्यूएशन ऑफ बाइकॉट एंड नॉन कॉपरेशन। तो उनका मकसद ये था कि हमने नॉन कॉपरेशन स्टार्ट की थी, हम उसी को स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम सरकार को किसी भी फील्ड में उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। जो भी वो बोलेंगे उनके अगेंस्ट करेंगे, अगर उनके लॉज जो भी है। तो उसकी वजह से क्या होता था, सप्रेस किए जाते थे ज़्यादातर। तो इसीलिए इन्होंने बोला था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाएंगे, बातचीत करेंगे। तो इनका मकसद ये था। अब इन दो आइडियोलॉजीज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेकेएसएसबी में। ये भी पूछा जा सकता है कि स्वराज्य की क्या आइडियोलॉजी थी, और जो दूसरा फैक्शन क्या था जिनको बोलते थे नो चेंजर्स, यानी कि वो कोई भी चेंज जो वो उन्होंने बोला था कि हम बायकॉट नॉन कॉपरेशन करेंगे, हम उसी पे डटे रहेंगे और कोई भी चेंज हम अपनी आइडियोलॉजी में नहीं लाएंगे। तो उनको बोला गया नो चेंजर्स। नो चेंजर्स का मतलब है, नो से याद रहना आपको, नो काउंसिल एंट्री या नो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंट्री। काउंसिल में एंट्री नहीं करेंगे तो ऐसे नो चेंजर याद रहेगा। स्वराज्यष्टी ने क्या बोला था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाना चाहते हैं, यानी कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, फिर हम काउंसिल्स में ही ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे। अगर वो कोई कानून पास करेंगे तो हम उसके अगेंस्ट बात करेंगे। तो अब हमें इससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, इनके लीडर्स याद रखने हैं। स्वराज्यस्टिस के मेन लीडर कौन थे, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी में। यहाँ पे इस तरह नो चेंजर्स में कौन कौन थे, सी राजा गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी। तो ये लीडर्स आपको याद रखने हैं। गाया सेशन भी मैंने आपको बोला। जब ये चीज़ हो गई, कुछ लोगों ने बोला कि उधर जाएंगे, कुछ लोगों ने बोला कि इधर जाएंगे, तो क्या हो गया, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जो क्या चाहते थे, काउंसिल एंट्री। इनके अगेंस्ट जो मेन लीडर्स थे, जो अभी हमने देखा, सी राजा गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जो मेन लीडरशिप थी कांग्रेस ने, उन्होंने इनके अपोजिट गए। किन के अपोजिट, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि हम काउंसिल एंट्री में जाना चाहते हैं। तो जब मेन लीडरशिप इनके अपोजिट हो गए, इन्होंने क्या किया,
दे रिजाइंड फ्रॉम द प्रेजिडेंटशिप एंड सेक्रेटरीशिप रेस्पेक्टिवली ऑफ द कांग्रेस। यानी कि CR दास क्या थे यहाँ पे प्रेसिडेंट गया सेशन में, और सेक्रेटरी कांग्रेस के कौन थे, सेक्रेटरीशिप किसके पास थी, मोतीलाल नेहरू के पास। जब मेन लीडरशिप ने इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने रिजाइन कर लिया, और इस तरह से कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी बनाई जाती है। तो ये क्या बनाते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी या स्वराजिस्ट पार्टी, स्वराज्यों की अपनी एक पार्टी। इसका प्रेसिडेंट कौन बना, CR दास। सेक्रेटरी कौन बना, मोतीलाल नेहरू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कांग्रेस खिलाफत या स्वराजिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था और सेक्रेटरी कौन था, किस बेसिस पे बना, जो मैंने अभी आपको बोला कि आइडियोलॉजी चेंज हुई थी। अब होती है मीटिंग इन दिल्ली इन सितंबर 1923। इनको लगा आगे जाके कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, तो फिर इन्होंने आपस में बातचीत की। बोथ साइड्स रिमेन्ड यूनाइटेड इन कांग्रेस। भले ही इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, लेकिन दे रिमेन्ड यूनाइटेड इन कांग्रेस। 1923 में उन्होंने इस पर बात कर दी। स्वराजिस्ट्स वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। फिर जो नो चेंजर्स फैक्शन था, यानी कि मेन लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, उन्होंने उनको बोला कि चलो ठीक है, आप इलेक्शंस लड़ लो। नवंबर 1923 में ये बात हो गई। नवंबर 1923 में इलेक्शंस होने वाले थे। स्वराजिस्ट्स एक्सेप्टेड द कांग्रेस प्रोग्राम। स्वराजिस्ट्स ने बोला ठीक है, हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन जो आपकी आइडियोलॉजी है उसमें भी हम आपका साथ थोड़ा देंगे, यानी कि नॉन कॉपरेशन बायकॉट पे भी हम आपका साथ देंगे। तो ये इसीलिए इनको बोला गया कि ये यूनाइटेड रह गए कांग्रेस में। 42 आउट ऑफ 141 इलेक्टेड सीट्स, जो स्वराजिस्ट्स ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा उसमें से 42 सीट्स यहाँ पे जीत गए कौन, स्वराजिस्ट्स। एंड इनको मेजॉरिटी मिल गई प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। जो यूपी आजकल कहलाता है, यूपी बिहार उस टाइम पे एक ही एरिया था, उसको सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे। उसकी प्रोविंशियल असेंबली में इनको मेजॉरिटी मिल गई, किनको, स्वराजिस्ट्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब आते हैं 1924, क्योंकि एक साल गुजर रहा है, हर किसी साल में कांग्रेस सेशन होता है। तो 1924 जो हमने इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस पढ़े हैं उसमें भी मैंने मेंशन किया है। तो 1924 में जो सेशन होता है इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, गांधी। लेकिन अभी मैंने बोला था कि 1922 में तो चोरी इंसिडेंट पे गांधी को अरेस्ट किया गया था, 6 सालों की सज़ा दी गई थी। दैट मीन 1928 में इसको रिलीज़ करना चाहिए, लेकिन हेल्थ ग्राउंड्स पे इसको 1924 ही में ही रिलीज़ किया गया था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो 1924 एक वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। 2 चीज़ें याद रखनी है, गांधी जी इसका प्रेसिडेंट था इस सेशन का, और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था बेलगाम में। एग्रीमेंट बिटवीन द टू साइड्स, जो स्वराजिस्ट्स एंड नो चेंजर्स थे उनके बीच एक एग्रीमेंट हो गया। हाँ, हम आपस अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लड़ेंगे, लेकिन आपस में भी हाथ मिला के रखेंगे। स्वराजिस्ट्स वुड वर्क इन द काउंसिल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस। तो इनको बोला गया आप ठीक है, आप काउंसिल्स में ही लड़ो, लेकिन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कांग्रेस, यानी कि आपकी आइडियोलॉजी ये भी होनी चाहिए कि हमें ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है। तो इस तरह से ये 1924 में हो गया। अब कुछ इसी दौरान एक गांधी जी ने एक मूवमेंट का साथ दिया था, उससे रिलेटेड कुछ हमें पढ़ना है। काकीनाड मीट ऑफ INC 1923 में क्या हो गया, काकीनाड मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि काकीनाड में जगह एक है, वहाँ पे मिलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। वहाँ पे रिपोर्ट किसने प्रेजेंट की, TK माधवन ने, और चेयर पे कौन बैठा था, K केलप्पन। वेरी इंपॉर्टेंट। अदर लीडर्स कौन थे, वेलायुधु मेनन, K नीलकांतम, नंबूथिरी, TR कृष्णस्वामी अय्यर। ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको TK माधवन और K केलप्पन याद रखना है। मूवमेंट क्या थी, 30 मार्च 1924 को एक्चुअली स्टार्ट हुई थी। वैकोम माधवा टेम्पल बोर्ड डिनाइड एंट्री। आपको पता है टेम्पल एंट्री जो लोअर कास्ट्स को नहीं टेम्पल्स में घुसने देते थे, इसी से रिलेटेड मूवमेंट थी। वैकोम माधव टेम्पल जो है साउथ इंडिया में, तो इसने क्या किया था, टेम्पल एंट्री डिनाई की थी। तो गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया। चतम्पी स्वामीकाल एंड श्री नारायण गुरु ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। किस मूवमेंट को, टेम्पल एंट्री मूवमेंट को सपोर्ट किया था। अकालीज ऑफ पंजाब ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। और इस मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी 30 मार्च 1924 में, जब गांधी जी को
क्या इस टाइम पे रिलीज़ किया गया था, जब इसको कब अरेस्ट किया गया था, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि चोरी चौरा इंसिडेंट के बाद। 30 मार्च 1924 जो है वैकोम माधव टेम्पल के खिलाफ ये मूवमेंट हुई थी। तो 1925 में टेम्पल एंट्री अलो की जाती है, 23 नवंबर 1925। ये कभी इंसिडेंट्स पूछे जा सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से ये मूवमेंट, यहाँ पे आपको 3 लीडर्स याद रखना, गांधी जी, चतम्पी स्वामीकाल एंड श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु, बस श्री नारायण गुरु और गांधी जी को याद रखना है। इसने टेम्पल एंट्री मूवमेंट को साथ दिया था 1924 में। यही एक मूवमेंट फिर स्टार्ट होती है वैकोम सत्याग्रह। ये पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ पे लाया है, ये 1956 की बात है, लेकिन ये भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट से ही रिलेटेड है। ये कहाँ पे हुआ था? केरला, कोचीन एंड ट्रावंकोर किंगडम्स के रिलेटेड। 1956 वैकोम सत्याग्रह कब की बात है? 19 यानी कि आज़ादी की बाद की बात है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो स्वराजिस्ट्स थे इनके भी 2 फैक्शंस हो जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर किसी एग्जामिनेशन के लिए, मेनली यूपीएससी। तो जेकेएसएसबी भी कुछ मत पूछेगा यहाँ से। तो स्वराजिस्ट के 2 फैक्शंस हुए थे, एक का नाम था रेस्पॉन्सिविस्ट्स, दूसरे थे नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट्स। अब हम इनकी आइडियोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले लीडर्स याद रखेंगे। 1926 में क्या होता है? मेन लीडरशिप ऑफ स्वराजिस्ट विड्रू फ्रॉम लेजिस्लेचर्स इन मार्च 1926। जो स्वराजिस्ट्स क्या बोला था उन्होंने पहले कि हम क्या करेंगे? हम काउंसिल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? काउंसिल एंट्री, यानी कि हम काउंसिल्स में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, फिर उसी के हिसाब से हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे आइडियोलॉजिकली। लेकिन 1926 में इनको लगा, जो मेन लीडरशिप थी किसकी? स्वराजिस्ट्स की। वो मेन लीडरशिप क्या थी? मोतीलाल नेहरू, CR दास, अजमल खान, यही मेन लीडरशिप थे स्वराजिस्ट, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। इनको 1926 में लगा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, काउंसिल एंट्री हमारी कोई ज़्यादा उतनी चलती नहीं है, क्योंकि जो इंडियन की पार्टिसिपेशन थी किसमें? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ उस टाइम पे 1926 में इनकी ज़्यादा नहीं चलती थी। तो इनको लगा कि ये फजूली है, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया? मेन लीडरशिप जो थी इन्होंने विड्रू किया फ्रॉम लेजिस्लेचर्स इन मार्च 1926। लेकिन कुछ लीडर ऐसे होंगे जिन्होंने जो बोलेंगे नहीं, अभी भी हम क्या कर सकते हैं, हम काउंसिल्स में रहेंगे, हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो वो कौन थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, NC केलकर। तो दे एडवोकेटेड कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट एंड होल्डिंग ऑफिस वेर एवर पॉसिबल। उन्होंने बोला कि हम ऑफिस में रहेंगे, हम बाइकॉट नॉन कोऑपरेशन नहीं देंगे, उसकी वजह से सप्रेशन ज़्यादा होता है, हम गवर्नमेंट के साथ एडवोकेट कोऑपरेशन करेंगे, जो पहले इन्होंने बोला था CR दास वगैरह ने। लेकिन CR दास वगैरह को बाद में लगा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेन रीज़न इनका क्या था? ये लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, NC केलकर, ये क्यों कोऑपरेट करना चाहते थे? दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द सो कॉल्ड हिंदू इंटरेस्ट्स। ये बोलते थे कि इसकी वजह से हिंदू इंटरेस्ट्स, हम गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे और हिंदू इंटरेस्ट्स को बचाना चाहेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होती है। इसी तरह ब्रिटिश को लगा कि कुछ लीडर्स चाहते हैं कि रिलीजियस बेसिस पे वो चाहते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इस तरह से फिर आगे जाके हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली जाती है। CR दास की डेथ हो जाती है इसी तरह कब? 1925 में। और मोतीलाल नेहरू को इस बेसिस पे एंटी हिंदू बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि ये हिंदूज के लिए ज़्यादा काम नहीं करता है। विट्ठल भाई पटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ये पहला स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया कब? 1925 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस तरह आजकल पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उस टाइम पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका स्पीकर पहली बार बन गया कौन? विट्ठल भाई पटेल। इंडियन की बात कर रहे हैं, कब? 1925 में। इसी ने फिर पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में डिफीट कर दी। जैसे कि आजकल बिल लाते हैं, फिर कुछ लोग वोट करते हैं यस, कुछ नो, तो इस तरह से बिल पास हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड ये एक और मूवमेंट उठती है, किसकी? कम्युनिस्ट्स की, मार्क्स एंड सोशलिस्ट थिंकर्स की। ये एक लेफ्ट विंग विद इन कांग्रेस है, जिस तरह आजकल बोलते हैं राइट और लेफ्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज,
तो लेफ्ट विंग जो उस टाइम कांग्रेस की थी वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। ये क्या थे? ये थे लेफ्ट आइडियोलॉजीज। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI फॉर्म्ड, बनाई गई कब? 1920 में। कहाँ पे? ताशकंद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की दागबेल कहाँ पे डाल दी गई? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। कब की बात है? 1920 में। इसके मेन लीडर्स कौन थे? MN रॉय, अबानी मुखर्जी। क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। MN रॉय फर्स्ट टू बी इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कमिंटेरन। कमिंटेरन का पहला लीडरशिप किसको दी गई? MN रॉय को। इसी के साथ 1924 में एक केस होता है, कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस। ये इन्हीं कम्युनिस्ट से रिलेटेड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको, क्योंकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं और इनको इसी केस के अंडर फिर अरेस्ट किया जाता है। कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस, ये पूछा जा सकता है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि कभी कभार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला जाता है। तो 1924 की बात है। क्या? कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस। बोल्शेविक रशियन से रिलेटेड है। ये इसी में आता है कम्युनिस्ट पार्टी से। तो किस किस लीडर को इससे, कौन लीडर अटैच था? ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता। नालिनी गुप्ता आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1925 में क्या होता है? द इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस एट कानपुर फॉर्मलाइज द फाउंडेशन ऑफ CPI। तो 1925 में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस कानपुर फॉर्मलाइज करता है फाउंडेशन ऑफ CPI, यानी कि अब फॉर्मली ऑफिशियली CPI को बनाया जाता है 1925 में। पहले उसकी दागबेल कहाँ पे डाली गई थी? 1928 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। लेकिन इंडिया में वो फॉर्मलाइज ऑफिशिएट हो जाती है, यानी कि अच्छे से अब लगता है कि ऑफिस बन गया। हाँ, अब एक पार्टी बन गई 1925 की बात, जब कानपुर में इसकी मीटिंग होती है। इसी के साथ मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1929 में, जिसमें 31 लीडर को सज़ा दी गई थी। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट, इसी से हम क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं। क्या होता है इंडियन हिस्ट्री में? ऑल बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस प्रिजाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। जो बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस थी उसका प्रेसिडेंट कौन था? जवाहरलाल नेहरू। टाइम पीरियड क्या है? 1928। इसी के साथ होता है बरदौली सत्याग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। इसका मेन लीडर कौन था? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर? हमने पढ़ा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर 1925। ये कौन है? ये है विट्ठल भाई पटेल। कौन है? विट्ठल भाई पटेल। जो बरदौली सत्याग्रह है, ये क्या है? ये है वल्लभ भाई पटेल। ये सबको पता होगा ये कौन था। इसी वल्लभ भाई पटेल को बरदौली सत्याग्रह में जो वहाँ पे वुमेन थी, औरतें थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने इसको सरदार का टाइटल दिया था। इसीलिए हम इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार टाइटल किसने दिया था और कहाँ पे दिया गया था। इसके साथ और कौन थे? के एम मुंशी एंड लालजी नारंगी रिजाइंड फ्रॉम बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो बम्बई की हर किसी, जिस तरह आज अपनी अपनी स्टेट की काउंसिल्स है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, तो उस टाइम उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोला जाता था। तो बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे एक के एम मुंशी और लालजी नारंगी। उन्होंने बरदौली सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया और वल्लभ भाई पटेल के साथ चले गए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनाई जाती है। इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था लाला लाजपत राय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जनरल सेक्रेटरी दीवान चमन लाल। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लाया, 1920 की बात है, तो 1920s का ही टाइम पीरियड चल रहा है, इसलिए ये यहाँ पे आया। और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, लाला लाजपत राय और दीवान चमन लाल। फर्स्ट मे डे मनाया गया 1923 में। कहाँ पे? मद्रास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है बरदौली सत्याग्रह, जिसका मेन लीडर क्या था? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। बरदौली जगह है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा? जो मेन फैक्शंस थे कांग्रेस में, कैसे मेन फैक्शंस हो गए,
फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए आगे जाके, कम्युनिस्ट से रिलेटेड बरदोली सत्याग्रह, ऑल बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। इस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से मूवमेंट आगे चलती है विद हर जगह अपना अपना एक इवेंट होता है। आगे जाके हम देखेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग 1920। जैसे हमने पहले देखा था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स यानी कि एक्सट्रीम इवेंट्स किए गए जिसमें हथियार उठाए गए, फायरिंग की गई, लोगों को मार दिया गया। तो वो एक्टिविटीज़ अब फिर से होंगी। पहले वो स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट के बाद होने लगी थी महाराष्ट्र में, बंगाल में, इसी तरह नॉर्थ इंडिया में। अब हम 1920s की बात कर रहे हैं जब खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सप्रेस की गई। अब मूवमेंट कुछ आगे चल नहीं रही है, अब एक नई आइडियोलॉजी आएगी, वो बोलेंगे कि कुछ और करना है, थोड़ा बहुत हथियार भी चलाने हैं, तब जाके इनको समझ आएगा। तो वही देखेंगे हम फिर से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑफ 1920s कब, अगले लेक्चर में वही होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।